वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 से जो आपकी हिस्ट्री है 1700 टू 1950 तक की इसकी यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है स्पेशल रेफरेंस टू बंगाल, मैसूर, मराठा एंड पंजाब। इसमें हम एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन पढ़ेंगे ब्रिटिश पावर का, और ये जो कुछ न्यू ऑटोनमस स्टेट्स थे कैसे ये एमर्ज हो रहे थे उस टाइम पे, ये आज का हमारा टॉपिक है। और ये जो पूरा आपका यूनिट है ये मैं दो पार्ट्स में करवाने वाला हूँ, क्योंकि पार्ट फर्स्ट जो है इसके अंदर मैं आपको बंगाल और जो मैसूर है इसके बारे में पढ़ाऊंगा, और जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मराठा और पंजाब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा पार्ट 2 का भी, तो आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। और आपको ये जो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये सभी आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप एकलव्य स्नातक 1 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। सो सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। इंडिया इन द 18th सेंचुरी ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, जिसमें मैं आपको बंगाल और मैसूर के बारे में पढ़ाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा कि देखो, विद इन अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में मुगल एम्पायर जो था वो धीरे धीरे टूटने लगा था। एंड सम ऑफ द प्रोविंसेस, जो कुछ प्रोविंसेस थे वहाँ पे मराठास ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। और कुछ जगहों पर मुगल सूबेदार जो थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंट बता रहे थे। और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही सूबेदार थे बंगाल के अंदर, अवध के अंदर और हैदराबाद के अंदर। दो हमें पढ़ना नहीं है हैदराबाद वगैरह के बारे में, ना ही अवध के बारे में, पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑटोनमस स्टेट क्या होता है, देखो ये एसओएल की जो बुक है, देखो वैसे तो रेगुलर और एनसीवेब और एसओएल सभी के लिए है ये वीडियो। एसओएल की बुक में लिखा हुआ है कि ऑटोनमस स्टेट्स या एमरजेंस ऑफ या राइज ऑफ ऑटोनमस स्टेट्स। तो ये ऑटोनमस स्टेट का मतलब क्या होता है? ये ऐसी टेरिटरीज होती हैं जिनको ये कह दिया जाता है कि ये अपना सेल्फ रूल कर रही हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से, ठीक है। और पूरी तरीके से सेल्फ रूल है, वहां पे किसी और का रूल नहीं है। तो ये क्या है कि ऐसी जो टेरिटरीज होती हैं, जो स्टेट्स होते हैं, इनका अपना यूनिक कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, ट्रेडिशंस होते हैं। और हो सकता है कि भाई उनको पावर भी दे दी जाए, वो अपने लॉज बना सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बंगाल के बारे में पढ़ाऊंगा सबसे पहले। तो बंगाल आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, बहुत फेमस है बंगाल। तो देखते हैं क्या है। जो बंगाल का सूबा है, यानी कि जो ये पूरा एरिया है, ये उस टाइम पे बिहार और उड़ीसा दोनों को जोड़कर और बंगाल को भी जोड़कर ये इतना बड़ा था, ठीक है, एक टाइम पे 18th सेंचुरी के आसपास। एंड इट वाज द फर्स्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर टू बिकम ऑटोनमस। ये मुगल एम्पायर का पहला ऐसा प्रोविंस था जो ऑटोनमस बना, यानी कि सेल्फ रूल यहाँ पे आया। और ये पहला ही ऐसा प्रोविंस था जो ब्रिटिश रूल के अंडर आया, ठीक है, सबसे पहले। सो इट बिकेम ऑटोनमस अंडर द मुर्शिद कुली खान। ऑटोनमस किसके अंडर बना, ये सेल्फ रूल किसके अंडर आया? मुर्शिद कुली खान के टाइम पे। और वो कौन था भाई? ही वॉज अपॉइंटेड एज अ दीवान ऑफ बंगाल बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने इसको दीवान बनाया था बंगाल का, और आगे चल के ये वहां का मतलब ऑटोनमस रूलर बन गया। सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ के बाद उसने क्या करा, ही स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ द सूबेदार ऑल्सो, बिकॉज प्रिंस फर्रुखसियार हु वाज अपॉइंटेड टू दैट पोस्ट बाय बहादुर शाह वाज यंग एंड इनएक्सपीरियंस। सो इसके बाद ये बताया जाता है कि औरंगजेब की डेथ के बाद उसने क्या करा, अपनी पावर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऑल्सो बिकॉज प्रिंस फर्रुखसियार जिसको अपॉइंट किया गया था बहादुर शाह ने, ठीक है, वो बहुत यंग था और इनएक्सपीरियंस था। सो जो ये फर्रुखसियार है, ये जब एम्परर बना 1713 में, सो ही अपॉइंटेड मुर्शिद कुली खान एज सूबेदार ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा। इसी ने क्या किया, मुर्शिद कुली खान को सूबेदार बनाया बंगाल और उड़ीसा का। सो अब क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ शुजाउद्दीन, ठीक है, 1739 में शुजाउद्दीन की डेथ होती है, और उसका बेटा था सरफराज खान, वो अब यहाँ पे रूलर बन जाता है। बंगाल की हिस्ट्री चल रही है भाई ये पूरी।
और फिर क्या होता है 1740 में वो हार जाता है और मारा जाता है अलीवर्दी खान के द्वारा। अलीवर्दी खान उसको मार देता है, हु हैड बिकेम अ फेवरेट ऑफ शुजाउद्दीन। एंड उसके बाद आगे चल के क्या करता है, राइजन टू द ऑफिस टू डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, फिर क्या होता है 12 साल तक अलीवर्दी खान वॉज हेरेस्ड बाय मराठास। मराठाओं ने बहुत तंग किया भाई अलीवर्दी खान को। सो 1752 में ही गेव टू द मराठास कटक। इसने क्या करा, कटक का जो एरिया था वो मराठास को दे दिया और प्रॉमिस किया कि 12 लाख रुपए एनुअली भी देगा वो मराठास को। अलीवर्दी खान बहुत स्ट्रॉन्ग था, केपेबल रूलर भी था। ठीक है, और बंगाल के अंदर ही वो अपने लास्ट टाइम में रहा और 1756 में उसकी डेथ हो गई। बाद में क्या होता है, उसका ग्रैंडसन आता है। ठीक है, अलीवर्दी खान का ग्रैंडसन जिसका नाम था सिराजुद्दौला। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी में। अब मैं आपको बताता हूँ सिराजुद्दौला। यहाँ से बंगाल की हिस्ट्री थोड़ी सी चेंज होती है। सिराजुद्दौला काफी यंग थे जिस टाइम पे वो रूलर बने, 24 के थे बस वो। और उनकी सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि वो मतलब जल्दी क्विक डिसीजंस वो नहीं ले पाते थे। सो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस टाइम पे बहुत अमीर कंपनी थी। जितने भी और बाकी यूरोपियन कंपनीज आ रखी थी उनमें बहुत ज्यादा जो अमीर थी वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और उनका काफी अच्छा इन्फ्लुएंस था इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर और ऑफिशियल्स के ऊपर। सो मेन रीजन क्या था भाई, सिराजुद्दौला क्यों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इतना ज्यादा मतलब गुस्से में था? क्योंकि ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग थे वो फोर्टिफिकेशंस करते जा रहे थे और अपनी फैक्ट्रियां बनाते जा रहे थे। मतलब वो क्या कर रहे थे, अपने फोर्ट बना रहे थे, अपने किले बना रहे थे। और ही ऑल्सो डिड नॉट अप्रूव टू द ट्रेड प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय द इंग्लिश कंपनी। और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे सिराजुद्दौला वो भी उनसे छीनना चाहता था। हुआ क्या, आफ्टर कैप्चरिंग कैलकाटा, कैलकाता को कैप्चर करने के बाद और जितने भी इंग्लिश गुड्स थे उसको सीज करने के बाद जो नवाब सिराजुद्दौला है उसने मद्रास के गवर्नर को एक लेटर लिखा कि भाई इंग्लिश जितने भी लोग हैं, अंग्रेज हैं, वो उसकी अथॉरिटी को अगर नहीं मानेंगे तो बहुत दिक्कत होगी भाई उनको आगे जाके। वो दोबारा मैं घुसने नहीं दूंगा बंगाल के अंदर उनको, अगर मेरी बात वो नहीं मानेंगे। अब हुआ क्या, एज रिगार्ड्स द एटीट्यूड ऑफ द इंग्लिश अथॉरिटीज इन मद्रास, they had a royal regiment and a naval squadron in the south which could be used against सिराजुद्दौला। अब इन्होंने सोचा कि भाई सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि ये अब थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है। सो दीज फोर्सेस हैड बीन सेंट फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से ये फोर्सेस मंगवाई गई थी फ्रेंच लोगों के साथ लड़ने के लिए। बट हुआ क्या, तो ये जो रॉयल रेजिमेंट थी अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव और एंड द नेवल स्क्वाड्रन अंडर द कमांड ऑफ एडमायरल वॉटसन, इनको बंगाल की तरफ भेजा गया रॉबर्ट क्लाइव वगैरह को। सिराजुद्दौला अंग्रेजों से लड़ने के लिए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बट शांति से बातचीत सेटल हो जाती है 9 फरवरी 1757 तक। और वो प्रॉमिस करते हैं जितना भी इंग्लिश लोगों का सामान है, अंग्रेजों का सामान है, वो मैं वापस लौटा दूंगा और आप अपनी फोर्ट्स वगैरह बना लेना। और द इंग्लिश वर ऑल्सो गिवन द परमिशन टू मिंट सिक्का रुपी। और इनको ये जो सिक्का ये बनाते थे, कॉइन टाइप से बनाते थे, वो बनाने की भी परमिशन दे दी सिराजुद्दौला ने। अब ये जो कंसेशंस दिए गए थे ये क्यों किए गए, मतलब क्यों दिया ऐसा, सिराजुद्दौला को ऐसा क्या हो गया था? क्योंकि लगातार अफगान लोग जो थे वो अटैक करने वाले थे और द न्यूज ऑफ द अफगान इन्वेजन हैड रीच्ड हिम। और ये सिराजुद्दौला को पता चला कि जिस टाइम पे भाई वो कलकत्ता की तरफ जा रहा था वहीं से पता चला कि अफगान जो हैं ये बार बार अटैक कर रहे हैं दिल्ली के आसपास। सो अब उसने कंसेशन दे दिया और उसने बोला कि अगर मेरे को कल को अफगान के साथ लड़ना पड़ेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने भी प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको मदद करेंगे जब भी आप अफगान के साथ लड़ोगे। तो ये था भाई, ये ज्यादा दिनों तक भाई शांति चली नहीं इनकी। ठीक है, ये जो पीस, ये जो बीच में ट्रीटी हुई थी ये ज्यादा चली नहीं। और द इंग्लिश वर कन्विंस दैट द नवाब वुड ट्राई टू डिस्ट्रॉय देम विद फ्रेंच हेल्प एज सून एज ही वाज फ्री फ्रॉम द अफगान डेंजर। उन्होंने बोला आप बहुत आसानी से अफगान को डिस्ट्रॉय कर दोगे और ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। द रिजल्ट वॉज दैट इंग्लिश डिसाइडेड टू ओवरथ्रो हिम विद द हेल्प ऑफ। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने ये सोचा कि अब हम सिराजुद्दौला को ही हटाएंगे। ठीक है, और कैसे हटाएंगे? जो सिराजुद्दौला के ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनको सिराजुद्दौला ने ज़्यादा इज्जत नहीं दी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मतलब इंपॉर्टेंट समझा, उनको अपने साथ मिला लेते हैं।
वो सारे राज बता देंगे हमें सिराजुद्दौला के। सो ऐसे में हुआ क्या, कुछ लीडर्स थे यहाँ पे सिराजुद्दौला के लिए जो पहले काम करते थे, जिसमें दो सेठ थे, मेहताब राय और स्वरूप चंद और मीर जाफर। ठीक है, ये मीर जाफर जो है ये नवाब सिराजुद्दौला के ही अंकल थे, और एक बारी इनकी इंसल्ट करी थी सिराजुद्दौला ने। तो अब ये रेबल हो गए थे, अब ये चले गए थे रॉबर्ट क्लाइव की तरफ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वालों। मीर जाफर ने जो है मतलब उनको क्या किया गया भाई, कैंडिडेट बनाया गया था बंगाल की गद्दी के लिए, और अंग्रेजों ने उसको प्रॉमिस किया था कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो एक ट्रीटी हुई यहाँ पे मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में। मीर जाफर ने प्रॉमिस मतलब मीर जाफर को प्रॉमिस किया गया द जमींदारी ऑफ 24 परगनास एंड बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी उसको दिए गए। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला है। मीर जाफर इस फाइट में नहीं आते, ठीक है, और सिराजुद्दौला बीच बैटल में ही भाग जाते हैं, और ही वॉज कैप्चर्ड और उनको पकड़ लिया जाता है और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बन जाता है। मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब रहता है 1757 से 1760 तक। वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था, और उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। तो मतलब ही वॉज मेयरली अ फिगर हेड एंड द रियल पावर, मतलब नाम का था, असली पावर सारी रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में थी, जो ये फोटो आपको दिख रहा है। तो मीर जाफर जो है अच्छे से काम नहीं कर पाता था, बाद में उसको हटा दिया गया, मीर कासिम नवाब बना और वो इस पोजीशन पे 1760 से लेके 1763 तक रहा। मीर कासिम ने अच्छी शुरुआत करी और उसने जितने भी रेबिलियंस होते थे बंगाल में, बिहार में, उसको वो दबा देता। सो व्हेन ही ट्राइड टू पुट अ चेक ऑन द प्राइवेट इनलैंड ट्रेड ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द इंग्लिश कंपनी। अब ये क्या कर रहा था नवाब जो है, ये जो नया बना, ये इंग्लिश कंपनी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगा था। तो उन्होंने क्या करा, इसको हटा दिया थ्रोन से और मीर जाफर को वापस थ्रोन में बिठा दिया। 1763 में वापस वो वहाँ का बंगाल का रूलर आ गया। सो मीर जाफर ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे कंसेशंस दिए। मीर जाफर बंगाल का नवाब रहा सेकेंड टाइम, जुलाई 1763 से 1765 तक, और वो 1765 में मर गया। और उसके बाद क्या हुआ, कैलकाटा काउंसिल जो है उसका जो दूसरा बेटा था नजामुद्दौला, वो बंगाल का रूलर बन गया। तो ये इस तरीके से भाई चलता है सारा मामला। जब रॉबर्ट क्लाइव भारत में आया 1765 में एज अ गवर्नर जनरल फॉर द सेकेंड टाइम, एंड ही ऑक्यूपाइड दैट पोजीशन, वो इस पोजीशन पे रहा 1765 से 67 तक। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट बनाई बंगाल के अंदर। ठीक है, कैसे? तो उसने क्या करा, इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स, उसने अंग्रेजी ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की बजाय उसने क्या करा, उसने डेप्यूटी नवाब्स को अपॉइंट किया, वन फॉर बंगाल एंड अदर फॉर बिहार, बंगाल के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, टू कंडक्ट बोथ, दीवानी के लिए भी जो रिवेन्यू लेना है, ठीक है, जो सिविल जस्टिस का मामला है उसके लिए नवाब बनाए इसने, और निजामत के लिए भी, यानी कि मिलिट्री पावर और क्रिमिनल जस्टिस वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाने के लिए भी इसने नवाब को ही अपॉइंट किया। हालांकि नवाब के नाम पे सब कुछ होता था, पर पावर असली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी। तो जो ड्यूअल गवर्नमेंट है ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म कर दी 1772 में। ठीक है, और बंगाल का इस तरीके से जो ये पूरा सूबा था ये ब्रिटिश रूल के अंदर आ गया। तो ये पूरी स्टोरी है। तो अब मैं आपको बंगाल के बारे में तो पढ़ा चुका हूं, हमारा अगला जो टॉपिक है वो मैसूर है। मैसूर के बारे में अब हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या था। तो हैदराबाद के बाद अगर कोई मोस्ट पावरफुल, अगर आप कह सकते हो कि जो कोई ऐसी जगह थी वो साउथ इंडिया में थी, भाई मैसूर। ठीक है, अंडर हैदर अली, हैदर अली यहाँ का रूलर था। सो ये जो किंगडम था मैसूर का, ठीक है, वो बहुत ही इंडिपेंडेंट सा था जब विजयनगर एम्पायर खत्म हो चुका था उसके बाद से ही। सो अर्ली इन द 11th सेंचुरी दो मिनिस्टर हैं यहाँ पे, नंजाराज एंड देवराज, उन्होंने मैसूर पे अपनी पावर ले ली, और जो किंग चिक्का कृष्ण राज था वो सिर्फ एक कठपुतली बन गया। हैदर अली बहुत ही अच्छे से इसने अपनी स्टार्टिंग करी थी अपने रूल की, बट ही शॉट इनटू प्रोमिनेंस एज मिलिट्री लीडर बाय डिंट ऑफ हिज मिलिट्री स्किल्स एंड क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। इसके अंदर मिलिट्री स्किल काफी अच्छी थी, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी थी। ये फौजदार बन गया डिंडीगल का 1755 में। By misappropriating the revenues of Dindigul, he managed to raise an independent army for himself. उसने अपनी एक आर्मी भी बना ली भाई हैदर अली ने।
1761 तक उसने नंजराज को हटा दिया और मैसूर के ऊपर अपना रूल ले आया हैदर अली। 1763 में उसने बेडनोर के ऊपर कब्जा कर लिया और जितनी भी बूटी थी, जितना भी सामान था वहां पे, जितना भी कुछ लूट सकता था, सब कुछ लूट के अपने आप को फाइनेंशियली अच्छा कर दिया उसने। और केनरा को भी उसने कॉन्कर किया और अपनी कैपिटल बनाई सेरिंगपट्टनम को। ओके, और यहाँ पे ही वॉज एबल टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग वॉर मशीन विद इन अ शॉर्ट टाइम। बहुत ज्यादा मिलिट्री में एक्टिव था भाई ये। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो रिलेशंस थे हैदर अली के इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। दैट वाज ड्यू टू मैनी कॉजेज, बहुत सारे इसके रीजन है। सो इन द अर्लियर फेज ऑफ हिज करियर ही हैड सिक्योरेबल वैल्यूएबल हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच। देखो स्टार्टिंग में फ्रेंच जो कंपनीज थी, जो फ्रेंच लोग थे, वो ज़्यादा हेल्प करते थे हैदर अली को। एंड व्हेन हैदर अली वाज बिजी इन क्रशिंग हिज अपोनेंट्स इन मैसूर, जब वो मैसूर में अपने अपोनेंट्स को मार रहा था, द ब्रिटिश डिड नॉट मच टू डिस्क्रेडिट हिम। दिस वाज रिजेंटेड बाय हैदर अली। अब आगे क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। When पौंडीचेरी सरेंडर टू द ब्रिटिश, जब अंग्रेजों के आगे पौंडीचेरी ने सरेंडर किया 1761 में, हैदर अली टुक अबाउट 300 फ्रेंच सोल्जर्स। उसने 300 फ्रेंच सोल्जर्स के साथ वो आगे बढ़ा। और यहाँ पे हैदर अली की दुश्मनी थी मोहम्मद अली नाम के एक आदमी के साथ, जो कि नवाब था कर्नाटिक एरिया का। सो देर वर मैनी डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते थे कर्नाटिक के अंदर, जो कि हैदर अली कहता था मेरे हैं, मोहम्मद अली कहता था मेरे हैं। मोहम्मद अली ने ब्रिटिश ट्रूप्स को अलाउ कर दिया था अंदर आने के लिए, वेल्लोर का जो एरिया है वहां पे आने दिया था। और ये माना जाता है, इट इज ट्रू दैट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ फ्रेंच पावर, जब फ्रेंच पावर साउथ इंडिया के अंदर कमजोर पड़ा, तो हैदर अली ने कोशिश करी अब मैं इंग्लिश ब्रिस्ट मतलब इंग्लिश या ब्रिटिशर्स के साथ थोड़ा अपना रिलेशन अच्छा करूं। फिर क्या होता है यहाँ पे, मद्रास गवर्नमेंट ने एनकरेज किया निज़ाम को कि वो हैदर अली के अगेंस्ट जाए, निज़ाम जो है, और मिलिट्री एक्शन ले। निज़ाम को पूरी सपोर्ट थी मराठास की। सो एक ट्रिपल अलायंस बन गया हैदर अली के अगेंस्ट, और ब्रिटिश अलायंस विद द निज़ाम प्रोवोक्ड हैदर अली। ब्रिटिशर्स, निज़ाम, ये सारे मिल गए हैदर अली के सामने। निज़ाम आगे बढ़ गया मैसूर तक, ठीक है, 1767 तक। हैदर अली वॉज एबल टू विन ओवर द मराठास। भाई मराठास के ऊपर जीत गया ये, और प्रॉमिस किया कि भाई मैं 23 लाख रुपए जो है, मतलब ये प्रॉमिस हुआ, ठीक है। और ही ऑल्सो मैनेज टू विन ओवर द निज़ाम, निज़ाम से भी जीत गया। रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश वर लेफ्ट अलोन, अंग्रेज अकेले पड़ गए, है ना। और इट इज ट्रू दैट दे फॉट वेल, लड़े तो वो अच्छे से थे, बट हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा। टीपू वॉज एबल टू रीच नियर मद्रास, मद्रास तक वो पहुंच चुका था, जीतता जा रहा था, कब्जा करता जा रहा था। 1770 में मैसूर वॉज इन्वेडेड बाय पेशवा माधव राव। मैसूर के ऊपर इन्वेड कर दिया, मैसूर को इन्वेड कर दिया पेशवा माधव राव ने। द मद्रास गवर्नमेंट वॉज अप्रोच्ड फॉर हेल्प बाय हैदर अली। हैदर अली ने मदद मांगी, बट मना कर दिया, कुछ नहीं किया मद्रास गवर्नमेंट ने। दिस वॉज ट्रीटेड बाय हैदर अली एज अ वॉयलेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ 1769। और इसको ऐसा लगा कि ये वॉयलेशन है जो ट्रीटी हुई थी। हैदर अली ने बहुत कोशिश करी ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, बस कुछ भी ऐसा हो नहीं पा रहा था। ही टुक मैनी फ्रेंच मैन इन सर्विस, बहुत सारे उन्होंने फ्रेंच लोगों को अपने सर्विस में रखा हुआ था, ठीक है। और डच लोगों के साथ भी इसके अच्छे रिलेशंस थे हैदर अली के। और 1778 में द ब्रिटिश अटैक्ड पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी पे अटैक करने के बाद उसको ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। अब पहला एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में आपको बताता हूँ। ये कॉन्फ्लिक्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के किंगडम के बीच में 1767 से 1769 तक। और इसमें एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी मैसूर के रूलर हैदर अली की, ठीक है, जो चाहता था कि अपना डोमिनेंस बनाना आप आसपास के नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर, ट्रेडिंग रूट्स के ऊपर। द ब्रिटिश हु हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश अ प्रेजेंस इन मद्रास, मद्रास में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स थे, बंगाल में भी थे। वो डर रहे थे कि हैदर अली जो है वो वहां तक ना आ जाए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा हैदर अली का। और उन्होंने, हैदर अली ने क्या करा कि भाई ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर रखा था कार्नेटिक रीजन को। सो यहाँ पे लगातार ये लड़ाइयाँ चलती हैं, मैसूर वर्सेस ब्रिटिशर्स। सो द वॉर सो सेवरल मेजर बैटल्स, बहुत बड़ी बड़ी बैटल हुई, जैसे कि द बैटल ऑफ चेंगम, द बैटल ऑफ तिरुवन्नमलाई, और जहाँ पे ब्रिटिशर्स को सक्सेस मिलती है। हाउएवर हैदर अली की गुरिल्ला टैक्टिक्स थे, छुप छुप के लड़ता था। और होता क्या है,
अराइवल ऑफ फ्रेंच ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ जनरल लेली पुट द ब्रिटिश एट अ डिसएडवांटेज। अब इसको फ्रेंच लोगों का सपोर्ट था। द वॉर एंडेड इन अ स्टेलमेट विद बोथ साइड साइनिंग द, अब ये झगड़ा खत्म हुआ, दोनों ने ट्रीटी साइन करी 1769 में, जहां पे हैदर अली का कंट्रोल दे दिया गया जो भी इसकी टेरिटरीज थी, ठीक है। और पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये हमें बताता है कि कैसे लगातार उसकी लड़ाइयां हो रही थी, ठीक है, अंग्रेजों के साथ। तो टीपू सुल्तान के बारे में भी अब मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। सेकंड मैसूर वॉर देखते हैं क्या हुआ था। सेकंड मैसूर वॉर ये भी अंग्रेजों के बीच में और मैसूर के बीच में था, 1780 से लेके 84 तक था। ये जो है मतलब मैसूर के उस टाइम पे रूलर थे, सक्सेसर जो थे हैदर अली के, टीपू सुल्तान जो लड़ रहे थे। फ्रेंच सपोर्ट मिल रही थी भाई, जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में फ्रेंच लोगों ने मैसूर को सपोर्ट किया, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी फ्रेंच सपोर्ट मिला। टीपू सुल्तान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी काफी अच्छी थी। ही यूज्ड इनोवेटिव टैक्टिक्स और वेपन बहुत अच्छे अच्छे यूज किए, जैसे कि रॉकेट आर्टिलरी का यूज किया और इन्फेंट्री उसने डिप्लॉय कर रखी थी इन लाइट एंड फास्ट मूविंग यूनिट्स थी इसके पास। ब्रिटिश सक्सेस, इसका मतलब है द ब्रिटिश वर इवेंचुअली एबल टू गेन द अपर हैंड इन द वॉर, और लगातार वो बैटल जीतते जा रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे, ओके, सच एज द बैटल ऑफ पोलीलूर एंड बैटल ऑफ शोलिंगूर। मतलब अंग्रेज जीत रहे हैं भाई ये सारी बैटल्स। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, सो ये जो लड़ाई है ये खत्म होती है, एक साइन होता है ट्रीटी के ऊपर, मैंगलोर की ट्रीटी थी 1784 में हुई थी, जहां पे विच रिकॉग्नाइज टीपू सुल्तान एज द रूलर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को मैसूर का रूलर बनाया गया एंड एस्टेब्लिश द मोर फेवरेबल रिलेशनशिप बिटवीन मैसूर एंड ब्रिटिश, और बोला गया अब दोनों हम बहुत अच्छे रिलेशन रखेंगे, अंग्रेज और टीपू सुल्तान। इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश एंड मैसूरियन रिलेशंस, देखो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ने एक टर्निंग पॉइंट दिखाया कि ब्रिटिश मैसूरियन रिलेशंस में, विद द ब्रिटिश बिगिनिंग टू व्यू मैसूर एज अ मेजर राइवल इन सदर्न इंडिया एंड टीपू सुल्तान बिकमिंग अ मेजर एडवर्सरी ऑफ द ब्रिटिश इन सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई ब्रिटिशर्स को लग रहा था मैसूर सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर, ऐसा ब्रिटिशर्स को लगने लगा था। अब आता है द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ये एक कॉन्फ्लिक्ट फिर से होता है 1790 से लेके 92 तक, और ये फिर से अंग्रेजों के बीच और सुल्तान टीपू सुल्तान के बीच में था, जो ये तीसरा वाला एंग्लो मैसूर वॉर है। और अब यहाँ पे क्या है आगे देखते हैं, मराठा कॉन्फेडरेसीज इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ मराठा कैसे आ जाते हैं, द मराठा कॉन्फेडरेंसी, ये बहुत पावरफुल एम्पायर था भाई मराठास का, ज्वाइंट द ब्रिटिश इन द वॉर, ये अंग्रेजों के साथ जुड़ गए, विद देयर फोर्सेस हेल्पिंग द ब्रिटिश टू बीसीज एंड कैप्चर द मैसूर। भाई मराठास ने पूरी सपोर्ट दे दी अंग्रेजों को और इन्होंने मिलकर कैप्चर कर लिया मैसूर की कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को, ठीक है। अब यहाँ पे है टीपू सुल्तान रेजिस्टेंस। भाई टीपू सुल्तान ने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस दिखाई और बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स दिखाई अपनी तरफ से, अलग अलग वेपन्स यूज़ किए। ब्रिटिश विक्ट्री, भाई अल्टीमेटली अंग्रेज जीते, इन्होंने कैप्चर कर लिया श्रीरंगपट्टनम और टीपू सुल्तान को मार दिया इस वॉर में। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, अब ये वॉर खत्म हुई और एक ट्रीटी हुई श्रीरंगपट्टनम की 1792 में, जहाँ पे फाइनल डिफीट हुई मैसूर की एंड द कंप्लीट सब्जुगेशन ऑफ द किंगडम टू ब्रिटिश रूल, और मैसूर पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश एंड इंडियन पॉलिटिक्स, सो तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था ये क्या है कि ब्रिटिश डोमिनेंस दिखाता है साउथ इंडिया पे, अब आ चुकी थी, और इंडियन किंगडम जितने भी थे वो सभी को अनेक्स करता जा रहा था, जो ब्रिटिशर्स का ये इतना बड़ा किंगडम था, ठीक है। अब है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब चौथी लड़ाई में क्या हुआ भाई, सुल्तान टीपू डिड नॉट फॉरगेट हिज ह्यूमिलिएशन इन 1792 एंड ही मेड एलोबरेट प्रिपरेशंस टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, सो ही सेंट हिज emissaries to Kabul, Constantinople, अरेबिया एंड मॉरिशियस एंड ही ट्राइड टू कोरेस्पॉन्ड विद नेपोलियन। उसने एक टाइम पे जब टीपू सुल्तान कोशिश कर रहा था अंग्रेजों को हराने की, इसने नेपोलियन वगैरह से भी बात करने की कोशिश करी जो कि उस टाइम पे इजिप्ट में था। तो फ्रेंच जनरल्स वर एंगेज टू ट्रेन हिज फोर्सेस, जो फ्रेंच लोग थे ना वो बहुत मदद करते थे भाई टीपू सुल्तान की, उसकी फोर्स को तैयार करने में। सो सिचुएशन बहुत सीरियस थी। लॉर्ड वेलीजली को सारी चीजें पता थी, ही मेड फुल प्रिपरेशन, वो पूरी प्रिपरेशन बना के बैठा था लॉर्ड वेलीजली है। लॉर्ड वेलीजली वेंट पर्सनली टू मद्रास टू डायरेक्ट द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अरेंजमेंट, ये खुद ये मद्रास में गए। मद्रास आर्मी 20,000 लोगों की थी जिसमें मैन थे अंडर जनरल हैरिस,
who was joined by 16,000 troops from Hyderabad under Arthur Wellesley. So ये सब चल रहा है भाई। जनरल स्टुअर्ट कमांडेड द बॉम्बे फोर्स ऑफ मोर देन 6,000 men and it assembled in Malabar. अब क्या होता है, फिर से कॉन्फ्लिक्ट होता है अंग्रेजों के बीच और मैसूर के बीच में। जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ था उसके बाद ही हुआ था ये कॉन्फ्लिक्ट, इसी को फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कहा जाता है कई बार। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था, ये भाई ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम जो लास्ट हुई थी वो सही से कोई नहीं मान रहा था, और ब्रिटिश अक्यूज्ड मैसूर ऑफ वायलेटिंग द ट्रीटी। ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये जो मैसूर है ये ट्रीटी को तोड़ रहा है, और फिर क्या हुआ कि भाई ब्रिटिशर्स ने कर दिया अटैक, और बस इसी के साथ खत्म। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक इन्वेजन करा मैसूर के ऊपर 1799 में, जिसमें जनरल वेलेस्ली थे मेन जो थे इसमें। द ब्रिटिश फोर्सेस वर एबल टू क्विकली ओवर पावर मैसूर आर्मी, यानी कि मैसूर की आर्मी के ऊपर आराम से उन्होंने अपना डोमिनेंस दिखाया। श्रीरंगपट्टनम को कैप्चर कर लिया, टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। बंगाल और मैसूर हमने पढ़ लिया है। अब आगे पंजाब के बारे में पढ़ाऊंगा आपको मैं, और मराठास के बारे में पढ़ाऊंगा। सो आप फीडबैक अपना जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।